नमस्कार, बिहार बयान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी सुबह को बेहतर और खुशगवार करने के लिए। हमारा ख़ास कार्यक्रम है बिहार बयान। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनके ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। इसमें हर रोज़ नए नए फील्ड से और नए नए फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले गेस्ट मौजूद होते हैं, जिनके उनके फील्ड के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। तो देखिए क्या खास है अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमरिंदर आनंद जी, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। वो आनंद हेरिटेज गैलरी के संस्थापक हैं और डाक टिकट संग्राहक और सिक्का जो होता है, कॉइन जो होते हैं, उनके भी संग्राहक हैं। अमरिंदर आनंद जी, आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बयान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो पटना दूरदर्शन के बिहार बयान प्रोग्राम में समय देने के लिए यहाँ के संस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम अमरिंदर आनंद है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के दरभंगा के जाले गांव में मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में हुई। फिर मेरे पापा चूँकि धनबाद में नौकरी करते थे तो हम लोग धनबाद शिफ्ट कर गए और ये मेरा संजोग रहा कि मेरी नौकरी धनबाद में ही भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के रूप में हो गई जी। और मैं वहीं सेटल कर गया। आज की तारीख में मेरा अपना घर है और हम और मेरी वाइफ 2 आदमी रहते हैं। चूँकि मेरे तीनों बच्चे पढ़ लिख करके अपने अपने जगहों में चले गए जी। ये जो शौक़ है सिक्कों का संग्रह, मेडलों का संग्रह, डाक टिकटों का संग्रह, ये छोटा मोटा शौक़ सब में होता है। ये अलग बात है कि परवान किसी किसी में चढ़ता है। ये शुरू से ही मेरे में था। थोड़ा कमा, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा कम समय लगा। उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट के एज में पहुंचा, यानी कि लगभग 2010 से मेरे को लगने लगा कि ज़िंदगी की दूसरी पाली में कुछ खास किया जाए। चूँकि 2016 में मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से रिटायर्ड हो गया। रिटायरमेंट के दिन मैंने अपना एक एम बनाया कि मेरे को अपना जो संग्रह है इसमें पूरे भारतीय धरोहर को समेटना है। और मेरी एक परिकल्पना थी कि हमारे घर में एक म्यूजियम हो। संजोग से घर बड़ा है। मैंने 3 रूम को कंबाइंड करके एक म्यूजियम बनाया जिसका नाम है आनंद हेरिटेज गैलरी। और ये सौभाग्य का विषय है कि आज से 15 रोज़ पहले धनबाद के सिटी लाइव टीवी चैनल के द्वारा सम्मान समारोह में इस आनंद हेरिटेज गैलरी को धनबाद धरोहर से सम्मानित भी किया गया। ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशनुमा दिन था। और हम आते हैं जी। आपने सही कहा कि हर लोगों को एक शौक़ होता है, बचपन में इंटरेस्ट होता है कि वो कॉइन को जमा करते हैं, पुरानी चीज़ों को रखते हैं और कुछ ना कुछ संग्रह करते हैं। लेकिन आपके जो पैशनेटेड है, जो आपने कहा कि मेरा शुरू से ही ये था और रिटायरमेंट के बाद मेरा एक विज़न था कि मैं अपना कुछ गैलरी बनाऊं, और आप उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते हैं ना, वो कब से आपका जगह, मतलब इस एरिया पे, मतलब कॉइन को रखना, पुरानी चीज़ों ये को 10-12 बरस की उम्र में पापा के द्वारा कुछ दिए गए सिक्के से शुरुआत हुई और ये बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मेरा इस फील्ड में नाम भी हो गया। ऐसा हुआ कि जब बिहार में, आपके बिहार में जो बिहार म्यूजियम बना, जो एक बहुत ही शानदार धरोहर है, इन लोगों ने मेरा एक थीम है कॉरी टू क्रेडिट कार्ड। हाँ, कॉरी टू क्रेडिट कार्ड जो मेरे आनंद हेरिटेज गैलरी का मुख्य धारा है। तो वहाँ एक बीसी मैम है जो वहाँ इंचार्ज हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और 2018 के जुलाई में एक 7 दिन का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें कॉरी टू क्रेडिट कार्ड एक थीम थी। भारत के बहुत सारे संग्राहकों को बुलाया गया और वो मेरे ज़िंदगी का एक बड़ा खुशनुमा दिन था। क्योंकि मैं मूलतः बिहार से हूँ, इसलिए बिहार का कोई भी कार्यक्रम या बिहार बयान का कार्यक्रम हो या बिहार में कोई प्रदर्शनी लगानी हो तो मेरे को आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अपनी मिट्टी है। हाँ, सबसे बड़ी बात है बिहार बयान के बारे में मैं आपको बता दूं, जहाँ जो मैं दरभंगा के जाले गांव की जो मैं बात कर रहा था,
यहाँ गांव से बहुत लोग इसको लाइव देख रहे होंगे, और जब ये प्रोग्राम समाप्त होगा तो मेरे को चिंतक मेरे को फ़ोन भी करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है जी। आपने कहा कि बिहार के लिए आके काम करना बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा सोचा है आपने कि बिहार में भी कुछ यहाँ पे करेंगे? जैसे आपने कहा कि म्यूज़ियम में आपको बिहार म्यूज़ियम से बुलाया गया और 7 दिन जो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, कौरी टू क्रेडिट कार्ड में आपका बहुत अहम भूमिका थी। और विदेशों में भी जाना होता है, आपको हर जगह जाना होता है, वहाँ क्या होता है ना कि मेरे बच्चे लोग विदेश में हैं। मेरी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी एक बेटी यहाँ टोरंटो में है। तो इससे क्या होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हम एक मेल करके वहाँ के सोसाइटी से परमिशन ले लेते हैं, या मेरे बच्चे लोग परमिशन ले लेते हैं कि मेरे पापा अपने काम से आ रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो हम वो मेरे पापा एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं, और वो लोग अलाउ करते हैं। और हमारा एक खास थीम है जो मैं विदेश में प्रदर्शित करता हूँ, वो है भारतीय राजे रजवाड़ों। भारतीय राजे रजवाड़ों। चूँकि भारतीय राजे रजवाड़ों जितने भी थे भारत में, जो आपने सुना होगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन 567 भारतीय राजे रजवाड़े थे। ये लोग कहने को अंग्रेज़ों के ही अंडर थे, लेकिन सबकी अपनी प्रभुसत्ता थी, सबके अपने स्टैम्प्स थे, सबके अपने रेवेन्यू स्टैम्प थे, जो बड़े ही आकर्षक होते हैं। और ये मैं प्रदर्शनी लगाता हूँ। क्योंकि आज जो कार्यक्रम है उसमें मैंने सोचा कि कुछ मेडलों पर बात की जाए। मेडल एक खास धरोहर होता है, मेडल केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं होता है, ये पीस ऑफ प्राइड है, ये पहचान है। हम लोग को भी कोई, हर आदमी को अपने पढ़ाई के लिए, अपने खेल के लिए कोई न कोई मेडल मिलता ही रहता है। और मेरे को भी बहुत सारे, जैसे मैंने फिलाटेली में मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। अभी मैंने दिल्ली में जो अमृत पैक्स हुआ था, जो कि मैंने कहा जा सकता है कि दुनिया का टिकटों का महाकुंभ था, इतना बड़ा कुंभ था, मैंने वहाँ भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मेरे को सर्टिफिकेट्स मिले, एक प्राइड फील होता है। तो आज का जो खास बातचीत है वो मैंने केंद्रित किया है मेडलों पे। तो हम शुरुआत करें मेडलों पे? जरूर। कौन कौन से मेडल्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को खास तौर पे? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस मेडल, ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम खूबसूरत सा फ्रेम है। ये मेरे आनंद हेरिटेज गैलरी में ऐसे 22 फ्रेम्स लगे हुए हैं उनके दीवालों पे जी, मेरे आनंद हेरिटेज गैलरी के दीवालों पे। उसमें से 8 मैंने चुन के लाया है, जो आपको यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ब्रिटिश इंडिया कैंपेन मेडल इसको कह रहे हैं। और जी, इसकी खासियत अगर हमारे दर्शकों को बताएं। ये 1799 के टीपू सुल्तान पे विजय का स्मारक में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मेडल है जी। चूँकि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था और अंग्रेज़ों ने टाइगर ऑफ मैसूर को पराजित किया था, इसलिए ये इस मेडल पे अंग्रेज़ों का लायन, टाइगर ऑफ मैसूर यानी भारतीय लायन माने बाघ पे चढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये ब्रिटेन से 1808 ईस्वी में बन के आया था। ये गोल्ड में भी थे, सिल्वर में भी थे, ब्रॉन्ज में भी थे, और ये बड़ी ही ऐतिहासिक मेडल है जी। मैं चाहूँगा कि टाइगर ऑफ मैसूर, और ये 1799 में दिया गया था जी जी। और दूसरे मेडल की अगर हम बात करें, अब हम इसके बाद में दूसरे मेडल की बात करते हैं। मतलब ये कलेक्शन आपको मिला कहाँ से, आपने लिया कहाँ से, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बड़ी बड़ी जतन से मिलता है, थोड़े कीमती भी होते हैं जी, और कीमत तो जो होती है सो तो देनी ही पड़ती है, लेकिन मिल जाना सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये मिलते नहीं। अब रहता है कि आज के ज़माने में नेट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है जहाँ ये बिकता भी रहता है। ये तो जैसे आपका मेडल है शहीद वन भारत मेडल जी 1942 जी, इसकी खासियत? ये मेडल जो है आज़ाद हिंद फौज का मेडल है जी। आज़ाद हिंद फौज को कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, लेकिन बाद में 1942 ईस्वी में इसका नेतृत्व जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के पास चला गया, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग थे, और उन लोगों को ये मेडल वहाँ के जो लोग थे उनको अच्छे कार्य के लिए या वीरगति प्राप्त करने के पड़ने पर
ये मेडल दिए जाते थे। यूरोप में? हाँ, यूरोप में दिए जाते थे जी। इसीलिए इस पर एक तरफ आज़ाद हिंद फौज लिखा है और दूसरी तरफ जर्मन भाषा में फ्री इंडिया लिखा फ्री हुआ इंडिया है। लिखा है। तो ये है हमारा आज़ाद हिंद फौज का मेडल। जी। ये नेताजी मेडल- सुभाष चंद्र बोस को यूरोप में इनको नवाजा गया था। जी जी जी, जी। नहीं, सुभाष चंद्र बोस को नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने अपने यहाँ जो लोग सिपाहीगण थे जी, उनको देते। उनको दे दिया। अब आते हैं एक तीसरे फ्रेम पर। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेम है। ये है केसरे हिंद। केसरी हिंद। जी, जिस तरह आज की तारीख में भारत में ये भारत रत्न नाम का जो एक अवार्ड, ये है अवार्ड है, उसी के इक्विवेलेंट उस जमाने में जब देश आज़ाद नहीं था तो अंग्रेज़ों के द्वारा केसरे हिंद दिया जाता था। केसरे हिंद के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, जी। 1914 ईस्वी में अफ्रीका में महात्मा गांधी को भी केसरे हिंद दिया गया था। अच्छा, उस दरमियान? जी, और महात्मा गांधी ने 1919 में इस मेडल को ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था। अच्छा। ब्रिटिश सरकार के कामकाजों से क्षुब्ध होकर, और ये भारत के इतिहास में, मुझे पता नहीं दुनिया के इतिहास में क्या हुआ है, ये भारत के इतिहास की पहली मेडल वापसी सिस्टम था। अच्छा, उन्होंने मतलब वापस कर दिया उनके ये अवार्ड था केसरे हिंद। ये केसरे एक हिंद। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कीमती, बहुत ही शानदार मेडल है। और ये आप देख रहे हैं, ये डिब्बे में, ये डिब्बे हैं। तो ये हो गया केसरे हिंद। एक कलेक्शन करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत क्योंकि जो कॉस्ट है या जो हाँ, मिल जो जाना, cost है। लाना, लोगों से अप्रोचेबल होना। हाँ, प्लस उसकी ऑथेंटिसिटी, वो मेडल सही है नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखना जी पड़ता है। जी जी। अब आते हैं एक खास मेडल के बारे में। ये देखिए, ये 94 ग्राम्स का चांदी का मेडल है। ये जो मेडल है, इस पे विक्टोरिया की फ़ोटो बनी है। ये मेडल 1877 ईस्वी में भारत की सामग्री घोषित होने पर ये मेडल भारत के राजे रजवाड़ों को दिया गया जाता था। ये मेडल 80 बने थे सोने के और लगभग 300 बने थे चांदी के। तो ये मेडल निश्चित रूप से, चूँकि अब 1877 से आज बहुत दिन हो गया, ये मेडल बहुत ही कीमती है। और ये जो मेडल आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज 6 के राज्याभिषेक का मेडल है। 1937 में जब जॉर्ज 6 भारत का राजा बना तो उसके कमेमोरेशन में ये मेडल जारी हुआ। इसमें क्वीन एलिजाबेथ का भी नाम मेंशन है। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ का भी है। मतलब इतने सारा संग्रह करना मतलब बहुत बड़ी बात हाँ, है उस और वक्त का। अब हम जब मेडलों की श्रृंखला पर आते हैं तो सबसे पहले ये आते हैं, ये एक सनद है। सनद मतलब सर्टिफिकेट। जी। जिस तरह आज की तारीख में अगर किसी आदमी को भारत रत्न मिलता है तो न केवल भारत रत्न मिलता है बल्कि इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलती है रिकॉग्निशन के लिए। उसे उस ज़माने में सनद कहते थे। ये जो सनद है ये 1907 ईस्वी का है। उस समय के वायसराय मांटो का इस पे हस्ताक्षर है, सही है, जिस पर कि ये दिया गया है कि राय साहब का ये जो है, जिनको भी दिया जाता था उनका ये दिया, उनका नाम मेंशन किया जाता था। उनका नाम मेंशन किया जाता था। जी। ये कागज भी आज की तारीख में 50,000 से ज़्यादा की कीमत का होता है, क्योंकि उस जमाने का ये कागज भी प्रिजर्व होना बहुत बड़ी मेडल तो मान लीजिए चांदी सोने के होते हैं तो प्रिजर्व भी हो जाए, लेकिन कागजों की दुनिया में ये बड़ा कीमती हो जाता है। तो ये हो गए ये मेडल। इसके बाद हम लोग आते हैं एक खास मेडल के बारे में। ब्रिटिश इंडिया। यस, ये ब्रिटिश इंडिया का मेडल है जी। इसका नाम है राय बहादुर राय साहब जी। ये है राय साहब, ये है राय बहादुर। जिस तरह हमारे यहाँ पद्मश्री पद्म विभूषण, माने एक आदमी को पहले पद्मश्री मिलती है फिर वो प्रमोट होकर के पद्म विभूषण हो जाता है। इस सेम मैनर में अंग्रेजों के ज़माने में ये पहले हम लोग जो है राय साहब की उपाधि मिलती थी, और राय साहब 2-4 साल बाद कुछ अच्छा काम किए तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिलती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, जैसे हमारे आज की तारीख में भारत में अगर किसी को भारत रत्न देना हो, किसी को पद्म भूषण देना हो,
किसी को पद्मश्री देना हो तो उसमें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। जी। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। काम उनके काम बोलती थी। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के ज़माने में डिवाइड एंड रूल नाम की नीति थी, और वो जब हिंदुओं को देते थे इस तरह की उपाधि तो उसका नाम होता था राय साहब, राय बहादुर। और हिंदुओं को भी उन लोगों ने दो भागों में बांटा था, नॉर्थ इंडियन हिंदू और साउथ इंडियन हिंदू। ये इसका ज्वलंत, ये आपका एग्जाम्पल है। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है राव साहब। अच्छा, राव साहब, राव, RAO। ये क्या होता था कि जो लोग साउथ इंडियन हिंदू होते थे उनको जो मेडल दी जाती थी उस पे होता था राव साहब और राव बहादुर, जब वो प्रमोट होते थे। इसी तरह जो हमारा ये फ्रेम है, आप देख सकते हैं खान साहब और खान बहादुर। जो लोग मुस्लिम होते थे उनको खान साहब और खान बहादुर से नवाजा जाता था। तो ये जो हमने दिया है, ये ब्रिटिश लोग जो होते थे वो करते थे सारी चीज़ें। हाँ, 1901 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। खान से ये राव साहब, राय साहब, खान साहब, इस तरह जो लोग सिख होते थे उनको सिख साहब। हाँ, जो लोग बहुत अमीर होते थे उनको दीवान साहब, दीवान बहादुर। अच्छा, दीवान बहादुर जो बहुत पैसे वाले हुआ करते जो पैसे होते उनको देते थे जी। तो अंग्रेजों की एक खास खूबी थी, वो हर ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते थे और वो मेडल देते थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे मेडल जो हैं आज जो बनते हैं भारत रत्न से लेके, ये बनते हैं अलीपुर मिंट कलकत्ता में। और ये मेरा सौभाग्य है कि अलीपुर मिंट वालों ने मेरे को कलकत्ता मिंट में बुलाया था और मेरे को वो जो बनने की जो सारी प्रक्रिया है वो दिखाया। बड़ी हाथ से बनती है वो सारी चीज़ें। सिक्के की मिंटिंग की प्रक्रिया तो उन्होंने दिखाई ही दिखाई। उन्होंने एक सेमिनार बुलाया था जिसमें कुछ लोगों को बुलाया था और हम लोगों को भारत में जो मेडल्स बनते हैं उसका उन लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था कि कैसे ये मेडल बनते हैं, कितनी बारीकी से मेडल बनते हैं। हमारे यहाँ अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, ये जितने भी होते हैं, हाँ, वहाँ भी बार मेडल होते थे। यहाँ पहले उन लोगों के यहाँ भी बार मेडल था। बार मेडल तो अंग्रेजों के ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त हुआ करते थे। मेरे पास उसकी पूरी श्रृंखला है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अच्छा, वॉर मेडल की भी श्रृंखला है आपके? यस, पूरी की पूरी 1947 तक शुरुआत। चूँकि मैं धनबाद में रहता हूँ, मेरा म्यूजियम धनबाद में है, तो सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना कठिन है। लेकिन हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेडल्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आज़ाद भारत की। आज़ाद भारत में ये जब देश आज़ाद हुआ तो ये रिपब्लिक इंडिया का मेडल है जी, 1947। इस पे लिखा हुआ है, अगर आप जूम कर पाते हैं तो इसे आप दिखा पाएंगे। ये आज़ाद भारत का मेडल है। ये आज़ाद भारत का पहला मेडल है 1947। इसमें आप देख सकते हैं ये अशोक चक्र है और इसके सीधे पीछे में जब आप चले जाएंगे तो ये ब्रिटिश मोनोग्राम जो है वो भी है। नीचे चक्र है लेकिन ऊपर में ब्रिटिश मोनोग्राम बना हुआ है। इसी तरह जब हम दूसरे मेडल्स के बारे में जाते हैं तो हमारा 15 अगस्त 1947 का ये मेडल है और ये जो मेडल है, ये मेडल जो है 26 जनवरी 1950 का है, जिस दिन देश हमारा, और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई निशानी इसमें नहीं है। इसके बाद जब देश का 25वां वर्ष पूरा हुआ यानी 25th एनिवर्सरी डेट आया, उस पर भी भारत सरकार ने, और ये महंगे नहीं होते हैं जी, ये बहुतायत मात्रा में बनते हैं। अब जिनको संग्रह करना है वो कर लेते हैं, जिनको नहीं करना है उनको नहीं पता है। लेकिन हर, जैसे कि अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, अभी मेरे पास वो मेडल नहीं आई है लेकिन वो भी निकला है बाज़ार में, मैंने नेट में देखा है उसको। तो ये 25वें वर्षगांठ पर दिया गया था। उसी तरह ये 50वें वर्षगांठ पर दिया जाने वाला मेडल है। इसमें क्या है वो? इसमें जो है हमारा, इसमें माने भारत का ही है, कुछ बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस इस पे लिखा हुआ है। उसी तरह जब हमारे यहाँ भी, जिस तरह आपने कहा ना कि कैंपेगन मेडल जिसको बोलते हैं लड़ाई के दरमियान,
तो हम जो 1947-48 में जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध का ये मेडल है। इसको बोलते हैं मिलिट्री ऑपरेशन इंडो पाक वार। अच्छा, इंडो पाक वॉर जो हुआ था उसका मेडल है। हाँ, उसमें जो लोग 47-48 तक 47-48 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो मेडल दिया गया था वो ये मेडल है। इसके बाद आते हैं मिलिट्री ऑपरेशन इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार 1962 में हुआ जी, ये इंडो चाइना वार है, उसका भी मेडल है आपके पास? उसका भी मेडल है मेरे पास। इसके बाद आते मेरे पास सारे मेडल्स हैं। मेडल्स है। मेडल की श्रृंखला में सारे के सारे मेडल्स हैं। इसके बाद आते हैं 1965 का इंडो पाक वार। जी, मेरे पास कारगिल के भी हैं, मैंने ऑपरेशन विजय भी है, सारे के सारे मेडल मेडल्स हैं। है। हाँ, इसके बाद आते हैं ये टेरिटोरियल मेडल होता है। ये जो लोग आर्मी में नहीं होते हैं लेकिन आर्मी के लिए कुछ काम करते हैं, लॉन्ग सर्विसेज मेडल बोल हाँ, सकते हैं। उसको जो है अच्छी सेवा के लिए इसमें लिखा हुआ है जी। ये सिल्वर का मेडल होता है। ये कम लोगों को दी जाती है, थोड़ी महंगी होती है, थोड़ा रेयरिटी होती है, और इसका नाम है टेरिटोरियल आर्मी मेडल। अब हम लोग आते हैं जिस तरह की हम लोग अभी मेडल पर ही बात कर रहे हैं, ये मेडल है हमारा पुलिस मेडल। ये पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, ये अच्छा काम राष्ट्रपति करते के हैं। द्वारा दिया जाता है। ये आज़ादी के बाद का मेडल है। जी, ये मेडल कंटिन्यू कर गया। ये मेडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटेन की तरफ से भी दिया जाता था और आज़ाद भारत के बाद दिया जाता है और आज भी दिया जाता है, जो लोग अत्यधिक अच्छा काम करते हैं पुलिस में। अब आते हैं हम लोग प्रिंसले स्टेट्स के बारे में। बड़ा नाम सुना है आपने प्रिंसले स्टेट का। अब जैसे कि ये मेडल है, ये बड़ौदा स्टेट के शिवाजी राव टीन का ये मेडल है। ये मेडल जो है उनके यहाँ जारी किया गया। उसी तरह ये है बीकानेर स्टेट के ये मेडल हैं, बीकानेर के द्वारा हैं। उसी तरह हनुमंत सिंह जोधपुर के महाराज हुआ करते थे, हनुमंत सिंह, तो उनके द्वारा जारी किया गया। जी। अभी आप हनुमंत सिंह का नाम आया तो मेरे को एक वाकया याद आ गई, एक घटना याद आ गई है कि हनुमंत सिंह के मेरे पास एक चिट्ठी है हनुमंत सिंह के सिग्नेचर की हुई, जिसमें उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पटेल साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मैं आपके एग्रीमेंट से सहमत हूँ और जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो मैंने भारत में विलय की बात है मैं सहमत हूँ। और तारीख तो मेरे को नहीं याद है, लेकिन उनके साथ देहरादून में इसी जसवंत सिंह की मीटिंग हुई थी। चूँकि इसी बीच में मैं एक चीज़ अपने संग्रह के बारे में बता दूं, मेरे पास ऐतिहासिक पत्रों का भी बड़ा बृहद संग्रह है, आमंत्रण पत्रों का भी संग्रह है और कुछ ऐतिहासिक शादी कार्डों का भी है। ऐतिहासिक शादी कार्डों में मैं बता दूं, हमारे आपने सुना होगा नाम हरि सिंह का। जी, हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के राजा जिनकी कर्ण सिंह जिनके पुत्र का नाम है। वो उस समय इनकी शादी जो है 1913 ईस्वी में हुई थी, जो जोधपुर के ही लोग महारानी से हुई थी। इनकी 4 शादियाँ हुई थी और चौथी शादी के से इनके पुत्र करण सिंह हैं। तो मेरे पास उनकी 2 शादियों के कार्ड हैं। इसको रॉयल वेडिंग कह सकते हैं। दैट यस, रॉयल वेडिंग। जैसे कि हमारे झारखंड में रामगढ़ राजा हुआ करते थे कामाख्या नारायण सिंह, बड़े प्रसिद्ध राजा, बड़ी हेलीकॉप्टर से चलते थे। आपके पटना में भी उनका मैंने घर था और प्रसिद्ध थे कि वो हेलीकॉप्टर से चलते थे। 1935 ईस्वी में उनकी शादी हुई नेपाल की महारानी की बेटी से। वो शादी कार्ड भी है। वो शादी कार्ड लंदन से छप के आया था। आप अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब एक्चुअली होता क्या है ना कि अभी तो फेसबुक, पासबुक, बहुत सारा ग्रुप, मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं जी, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में जानते हैं। अब जैसे कोई आदमी कोई शादी कार्ड बेच रहा है तो कहीं किसी भी मेरे मित्र पर नज़र पड़ा कि ये आदमी बेच रहा है, वो फ़ौरन मेरे को टैग करता है, फ़ौरन मेरे को फ़ोन करता है कि आनंद साहब सो देखिए ये आदमी फलना चीज़ बेच रहा है, आपके इंटरेस्ट का लगता है। और थोड़ा सा भाग्य कह लीजिए कि मेरे पास दाल रोटी के लाले नहीं पड़े हुए हैं, पैसे हैं क्योंकि संग्रह में पैसे का भी बहुत बड़ा वो है। हाँ।
अच्छा, अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि पैसे का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जो इस एरिया में, इस फील्ड में इंटरेस्ट रख रहे हैं, अपने धरोहर को बचा के रख रहे हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को रख रहे हैं, बहुत सारे अपने घर रॉयल वेडिंग कार्ड्स को रख रहे हैं, कभी गवर्नमेंट मोटिवेट करती है कि नहीं, सरकार कुछ योगदान करती है कि नहीं, या कुछ और उस तरह की संस्थाएं या लोग? ऐसा तो मेरे को नहीं पता है। हमने कई बार तो, जैसे मान लीजिए मैंने तो आपको कहा ही कि कौड़ी टू क्रेडिट कार्ड में मेरे को बिहार में बुलाया गया था। हमने बहुत जगह अपनी प्रदर्शनी लगाई है, खुद की। मेरे को मन लगता है, जैसे मैं यहाँ आया, मैं यहाँ, आपका धन्यवाद है कि आपने बुलाया, लेकिन ये मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आऊँ जी। तो वेडिंग कार्ड का भी एक अच्छा कलेक्शन है। उसी सिलसिले में कुछ ऐतिहासिक पत्र हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पत्र हैं, जैसे कि उस जमाने के वायसराय के द्वारा लिखा गया, या राजा महाराजाओं का वायसराय को लिखा गया, जो ऐतिहासिक पत्र हैं। लगभग 70, 72, 75 मेरे पास ऐसे ऐतिहासिक पत्र हैं, 50 से ज़्यादा। जैसे मेरे पास डायना के शादी के कार्ड हैं। आप अगर बात करेंगे जैसे ऐतिहासिक आमंत्रण का, तो 1952 ईस्वी में विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ था लंदन में, उसके भी कार्ड मेरे पास। 1901 ईस्वी में भारत में दिल्ली दरबार हुआ था, पहली बार सबसे बड़ा आयोजन हुआ था, उसके भी आमंत्रण पत्र मेरे पास हैं। 1911 में पुनः दिल्ली दरबार हुई थी, जिसमें कि दिल्ली को राजधानी बनाने का सर्वसम्मति से पास हुआ, वो भी है आपके पास? यस। और आपको बता दूं कि जो एक नक्शा बना था, जिस समय की भारत में 2 नक्शे बने थे, जिसमें कि कलकत्ता को राजधानी बताया गया था, वो मूल नक्शे की प्रति भी मेरे पास है। अच्छा, ये मेरे 50-60 वर्षों का, मेरी उम्र तो 70 वर्ष हो गई, लेकिन लगभग 50-60 वर्षों का ये अनबड़त प्रयास है। मैं रुका नहीं हूँ कभी। 55 साल से हम कह सकते हैं कंटिन्यूसली आप इस काम में लग रहे हैं, पर्सनल कलेक्शन हम कह सकते हैं। ये अलग बात है कि इधर 10-12 सालों में ये थोड़ा परवान चढ़ा। इसका कारण क्या हुआ, मैं रिटायर कर गया, मेरे बच्चे लोग की शादी हो गई, सब लोग अपने वेल सेटल्ड हैं, उन लोगों से न लेना है न देना है। अब अच्छा, हमारा खर्चा इसलिए भी बच जाता है कि अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आई डोंट बदर कि मेरे को कैसे जाना है, वो टिकट उनको कटाना है, हम जो सारा अरेंजमेंट उनको करना है, वहाँ रहे तो जो मेरा खर्च होगा वो ही इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। यस, तो हमको मेरा पैसा भी बच जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो मेरे बाद भी रहे। मैंने कुछ किताबें लिखनी शुरू, जैसे कि क्या है कि भारत के संग्राहकों में एक जागरूकता है। मैंने एक अपना वेबसाइट बनाया है, anandheritage.com के नाम से हमारा एक वेबसाइट है, जिसमें जाके कोई भी संग्राहक मेरे आनंद हेरिटेज गैलरी में के सामान को तो देख ही सकता है, उसके बारे में भी पढ़ सकता है। विभिन्न प्रकार के संग्रहों का PDF है। जैसे anyone wants to collect postage stamps from 1947, तो हमारे गैलरी में जाने पर उनको 1947 से लेकर के 1920-23 तक का मिल जाएगा। PDF है, सिलसिलेवार है, कौन से टिकट निकला उसकी जानकारी उनको मिल जाएगी। टिकटों में क्या होता है, मिनिएचर शीट्स होते हैं, टिकटों में क्या होता है, सीटलेट्स होते हैं, ये सारे PDF के रूप में वहाँ हैं। अच्छा, आज के यूथ जो है उनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, खास तौर पे ये हिस्टोरिकल चीज पे दिखता है? क्या होता है कि जिनको रोजी रोटी के अलावा कुछ मिलता है वही शौक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग का शौक हो, चाहे वो पढ़ने का शौक हो, चाहे वो गाने का शौक हो। कोई भी जो शौक होता है वो रोजी रोटी के बात का है जी। और ये अच्छी मेरे को लगता है कि भारत में कुछ समृद्धि बढ़ी है, और इधर इस सेगमेंट में बहुत सारे नए लोग आए हैं, केवल मेडल्स में नहीं, विभिन्न प्रकार का चेक, जैसे बैंक चेकों का। आज से 6-7 साल पहले की बात मैं बता दूं, मैं बैंक चेक कलेक्शन करता था, तो बैंक चेक बहुत मुश्किल से मिलते थे। अभी क्या हो गया है, हजारों लोग भारत में हैं जो बैंक चेक करते हैं। इसी बीच में मैं बता दूं आपको कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में 30 वर्ष से ज़्यादा मैंने विकास अधिकारी के रूप में काम किया, सेवा दी। और सेवा नहीं, काम किया। सेवा शब्द बड़ा गड़बड़ लगता है मेरे को, घर जो भी है जी। तो बात कर रहे थे, काम किया, और वहाँ मैं बहुत सक्सेसफुल था। और वहाँ भी मेरे को चेयरमैन के द्वारा भी अवार्ड दिया गया
बेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ इंडिया तक का अवार्ड दिया। 1 to 10 रैंक में आप अंदर थे। 1 to 10 रैंक में आ जाते थे। तो इसका 2 चीज़ हुआ, नाम मिला, दाम मिला और एक कॉन्फिडेंस आया और कि भाई अच्छा होना है। इसी तरह इसी बीच में मैंने जब ज़िंदगी की दूसरी पाली शुरू की, मेरे को बहुत लोग बोलते थे यार कि जब रिटायर होता है आदमी तो परेशान हो जाता है, कुछ करने को नहीं होता है, टीवी देखना, बच्चों को खिलाना यही काम होता है। हम कहे नहीं यार, यह ज़िंदगी की दूसरी पाली है, यू कैन स्टार्ट विद दिस एज ए न्यू। और मैंने ज़िंदगी की दूसरी पाली को एकदम नए, और मेरे को ये कहने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि लाख मेरी पहली पाली बहुत ही शानदार थी, लेकिन ये दूसरी पाली पहली पाली पे भारी पड़ गई। रिटायर वर्ड बहुत सही नहीं है। नहीं, रिटायर्ड नहीं कह सकते। रिटायर्ड एक्चुअली क्या होता है, वो सेवा, एक खास सेवा से आप निवृत्त हुए, एक काम कर रहे थे जहाँ। लेकिन लोगों की मेंटालिटी और ये बन गई कि भाई आपने आप रिटायर्ड हो गए तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको घर पे ही बैठना है, बच्चे खिलाना है जी। और हाँ, लोग करते, लेकिन बदलाव बदला है। लोग ट्रैवल करने लगे हैं। अब तो मैंने 70 वर्ष के आदमी को भी घूमते घामते देखा है। पहले जब रिटायर करते थे लोग छत्ता साल, इस अब नहीं होता। अब तो 70 साल के ऊपर लोग रील्स बना के चलते, वीडियोस अपलोड करते हैं। तो हम लोग अपने संग्रह के दूसरे पदान पे जो लास्ट है वो आते हैं। ये है टोकन। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। टोकन भी पहचान होती थी। जैसे देखिए ये जो टोकन है ये बैलगाड़ी का टोकन है। इसमें लिखा हुआ है 1957 से 58, यानी कि जमाने में जब बैलगाड़ी कोई आदमी चलाता था तो उसे एक सालाना टोकन की जरूरत पड़ती थी, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, उस वक्त? यस, उस वक्त। ये है बैलगाड़ी का टोकन। इसी तरह हम लोग अब यहाँ आते हैं। ये है घोड़ा गाड़ी का टोकन। उस समय ट्रांसपोर्ट के जिस तरह आज बस है, ट्रक है, मतलब लाइसेंस कह सकते हैं। लाइसेंस कह सकते हैं। तो उस जमाने में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट बैलगाड़ी से होती थी, घोड़ा गाड़ी से होती थी, ऊँट गाड़ी से होती थी, और सभी के टोकन होते थे। ये टोकनों की श्रृंखला भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी आदमी आके कल्पना नहीं कर सकता है कि एक सिंगल आदमी अपनी ज़िंदगी में कैसे इतना बृहद टोकन जमा कर सकता है। जैसे कि आप देखिए, आपने अभी घोड़ा गाड़ी देखा, ये है ऊंट गाड़ी का टोकन। ये राजस्थान में चूंकि ऊंट हुआ करता था, इस पे लिखा हुआ है ऊंट कैमल का है, कैमल कार्ट है। आप उसी तरह आता है ये हाथ बोरो कार्ट है। ये अच्छा, हाथ गाड़ी जो हाथ से लोग खींचते थे, बग्गी जो खींचते थे, या मतलब रिक्शा या कोई ट्रांसपोर्ट में सामान ले जाने के लिए, उनके लिए भी लाइसेंस होता था। हाँ, उसी तरह देखिए ये बाइसिकल है। हम लोग तो भूल गए अब, लेकिन आप भी नहीं जानते होंगे, शायद आपने नहीं देखा होगा कि साइकिल में भी टोकन लगता है या साइकिल के लिए लाइसेंस होता है। पहले साइकिलों में देखते थे पीछे लगा होगा। हाँ, बहुत पहले। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास चूंकि उसकी एविडेंस है, मद्रास में जिस तरह आज ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उस तरह मद्रास वगैरह साउथ इंडिया में साइकिल चलाने के लाइसेंस कागज के बनते थे, जिसपे 12 रुपया सालाना फीस लेती थी सरकार। उसी तरह ये साइकिल का टोकन है, इसके लिए भी 2-5 रुपया लेती ही होगी सरकार। मेरे को आइडिया एग्जैक्ट नहीं है कि ये क्या लेती है। इसके बाद हम आते हैं, जैसे कि अभी देखिए हम लोग तो पॉकेट में लेके चलते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, लेकिन पहले क्या होता था कि ये टोकन के रूप में होता था। ये देखिए, ये आपका ड्राइवर का लाइसेंस है, जिसमें कि ये है बस ड्राइवर का लाइसेंस है। ये आपका कंडक्टर का लाइसेंस है। ये लाइसेंस जनरली 65-70 ईस्वी के बाद से बंद हो गए। इस तरह करके ये कैब ड्राइवर का लाइसेंस है। अच्छा, मुंबई में देखते हैं हम ऐसा लगाते हैं। हाँ, यस, बैच लगा के चलते थे। ये देखिए, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिल्वर जुबली मेडल। ये भी मेडल नहीं है, ये टोकन है। मेडल और टोकन में एक अंतर होता है। मेडल अवार्डेड होता है, टोकन अवार्डेड नहीं है। वो अप्रिसिएशन में जाता है। और ये यस, उसी तरह ये देखिए, आप जान के आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ कुत्ते का, गाय का, भैंस का, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये एक डॉग टोकन भी इस बिहार बिहान के लिए लेते आया था
कि लोगों को पता हो कि कुत्ते भी लाइसेंसी हुआ करते उस थे जमाने में। उस जमाने में। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जी। ये 1976-77 का ही है, ये होता था। इसके बाद टोकनों की श्रृंखला में हम आते हैं। आपने सुना होगा बैंक, अब लोग नहीं होता है टोकन। जी। ये आज से 5-7 साल पहले तक बैंकों में कोई आदमी को पेमेंट लेना होता था तो उसे दिखाना पड़ता था। पहले चेक जमा करिए, कैशियर आपको एक टोकन देगा, 2-3 घंटे में वो एंट्री करेगा, फिर टोकन को आप कैश काउंटर पर जाएंगे, कैश काउंटर आपको कैश देगा। तो ये जैसे कि ये भारतीय स्टेट बैंक के धनबाद ब्रांच का टोकन है। चूँकि मैं बिलोंग्स करता हूँ धनबाद से, इसलिए मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए टोकनों की श्रृंखला में लगभग 170 बैंकों के टोकन्स हैं। लेकिन ये ज़्यादा संभवतः हिंदुस्तान में इतना टोकन का कलेक्शन किसी के पास नहीं है। हाँ, जैसे कि ये देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टोकन है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोकन। चूँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक से डीलिंग नहीं करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक टू बैंक डीलिंग करती है। लेकिन मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया जो है रिजर्व बैंक में पेमेंट लेने गया, उसको तो तुरंत देगा नहीं, वो अपना चेक दिया, रिक्वेजिशन दिया कि हमको 2 करोड़ चाहिए, तो वहाँ के भी उनको काउंटर दे पर ये टोकन दे दिए कि आप टोकन लेके आइए, आपको ये पेमेंट मिलेगा। इसी तरह क्या होता है, आपने सुना होगा, ये जमशेदजी टाटा का टोकन है, जो वो लोग ये जो है जब 40 इयर्स पूरा होने, सर्विस पूरा होने पर उन्होंने अपने एम्प्लॉय को दिया था। ये है जमशेदजी टाटा का, और इनके जोड़ीदार थे बाटा, जो 25 ईयर सर्विस पर ये बाटा ने दिया था। और ये अपना बिहार के मोकामा में बाटा का फैक्ट्री हुआ करता था। आज है या नहीं है मेरे को नहीं पता, पहली। हाँ, ये मोकामा की दी हुई है। उसी तरह ये स्टैम्प ड्यूटी टोकन्स है। अब हुई टोकन्स की बात, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे विषयों पे जी, जो आपको ऐसा लगता है कि बिहार बिहान के दर्शकों को जानना चाहिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जैसे आपने लेटर की बात की, चेक की बात की, मैं एक वर्ड बोला था इंडियंस नॉट अ प्ले समथिंग, एक वर्ड होता है उसमें, क्या करेंसी को करते हैं या क्या करते हैं? उसको बोलते हैं नोटा फेली। नोटा फेली एक्चुअली जिस तरह कैसे क्या होता है, सिक्कों के संग्रह को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, जी, टिकटों के संग्रह को बोलते हैं फिलाटेली। इन सेम मैनर अगर कोई करेंसी नोट का कलेक्शन करता है, करेंसी नोट भी कलेक्टेबल होते हैं जी। क्या होता है, उसमें कुछ इंसेट होता है, कुछ प्रीफिक्स होता है, ईयर लिखा होता है, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। हर आदमी का शौक है, कोई गवर्नर वाइज करता है, कोई ईयर वाइज करता है, कोई इंसेट वाइज करता है। इस संग्रह का नाम है नोटाफेली। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आप सभी संग्रहकर्ताओं से चाहूँगा कि आप हमारे वेबसाइट आनंद हेरिटेज गैलरी पर जाएं और अपने शौक संबंधी जानकारी को बढ़ाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आज हमारे साथ बहुत ख़ास और बेहद ख़ास मेहमान थे जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। दर्शकों, ये प्रोग्राम लगातार अनवरत 24/7 चलता रहता है डीडी बिहार पे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, इसीलिए उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा email ID है directedddkpatna@gmail.com।